इस लेक्चर में हम वाटर सोल्यूबल विटामिन की कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। अब ये है विटामिन की क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी विटामिन की दो टाइप्स हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। ये है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल दो में डिवाइड है, एक है नॉन बी कम्प्लेक्स और एक है विटामिन बी कम्प्लेक्स। नॉन बी कम्प्लेक्स में एक सिंगल विटामिन है विटामिन सी, और बी कम्प्लेक्स विटामिन में बहुत सी टाइप्स हैं। अब इन सब को हम पढ़ेंगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। एक है एनर्जी रिलीजिंग, सेकंड है हेमेटोपोइटिक और अदर्स कुछ रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं। एनर्जी रिलीजिंग में जो विटामिन हैं वो हैं थायामीन विटामिन B1, B2 राइबोफ्लेविन, नियासिन B3, बायोटिन B7, पेंटोथेनिक एसिड B5। और हेमेटोपोइटिक जो ब्लड फॉर्मेशन यानी आरबीसी की सिंथेसिस में रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं वो हैं फोलिक एसिड B9 और सियानोकोबालामिन विटामिन B12। जो अदर्स कुछ रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं ये हैं पेरिडॉक्सिन B6, इसके फर्दर नेम्स हैं पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सल, पेरिडॉक्सामीन। फैट सोल्यूबल विटामिन 4 हैं विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के मिनाकोइनोन। ये थी इनकी क्लासिफिकेशन। अब हम सिर्फ वाटर सोल्यूबल विटामिन को डिस्कस करेंगे। अब हम हर विटामिन के सोर्सेज, प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, मेटाबॉलिक रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और लास्ट में उसके साथ RDA यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस भी पढ़ते रहेंगे। अब ये है पहला विटामिन, विटामिन B1 थायामीन इसका नेम है। अब इसकी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो है 1.3 मिलीग्राम पर डे, यानी बॉडी की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है पर डे वो है 1.3 मिलीग्राम। अब थायामीन की ये है प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। थायामीन और थाइमीन, इसमें डिफरेंस है। जो है थायामीन ये है एक विटामिन और ये थाइमीन एक ये है नाइट्रोजनस बेस, इसमें डिफरेंस है एक। अभी इस थायामीन की जो एक्टिव फॉर्म है वो है थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायामीन पायरोफॉस्फेट रिक्वायर होता है डिफरेंट रिएक्शंस में, ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। जो फर्स्ट रिएक्शंस है ये इसके हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व है। जो इसका सेकंड फंक्शन है यहाँ पर ये है फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ अल्फा कीटोज बाय ट्रांसकीटोलेज इन HMP पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे में जो फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन है अल्फा कीटोज की, अल्फा कीटो एसिड की जो फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन है वो एंजाइम है एक ट्रांसकीटोलेज, उसमें ये एक एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। ये थे इसके फंक्शंस। अब आते हैं इसके सोर्सेज पे। इसके सोर्सेज जो रिच सोर्सेज हैं वो हैं होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स यानी फलियां और स्टार्च कम्बिनेशन। वो फूड जो स्टार्च पर कंसिस्ट हैं करते हैं उनमें थायामीन रिचली फाउंड पाया जाता है। अब विटामिन B1 किन रिएक्शन में हेल्प करता है। इसका जो एक एक्टिव फॉर्म है इसकी विटामिन B1 की TPP थायामीन पायरोफॉस्फेट जो एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, ये डिफरेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ये अब इसका फर्स्ट रोल है, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ नर्वस टिश्यू। अब इसका ये रिएक्शन है पाइरूवेट की जो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, पाइरूवेट टू एसिटाल्डिहाइड, यानी यहाँ पर एक एंजाइम है पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पर मैग्नीशियम और थायामीन पायरोफॉस्फेट रिक्वायर होता है, जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है फिर ये बन जाता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में फर्दर ये नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पर ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब थर्ड रिएक्शन है यहाँ पर ये है राइबोज 5 फॉस्फेट की ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्जन। राइबोज 5 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तो यहाँ पर ट्रांसकीटोलेज एक एंजाइम है, यहाँ पर ये एक्ट करता है एज कोएंजाइम TPP यानी थायामीन पायरोफॉस्फेट, और यहाँ पर जाइरोलोज 5 फॉस्फेट भी कन्वर्ट होता है सीडोहेप्टेलोज 7 फॉस्फेट में। तो ये थर्ड रिएक्शन हो गया। पाइरूवेट की फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन है, यहाँ पर थायामीन पायरोफॉस्फेट एक्ट करता है एज कोएंजाइम और पाइरूवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल-CoA में। यहाँ पर एंजाइम है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर फर्दर ये एक्ट करता है एज कोएंजाइम इन अल्फा कीटोग्लूटारेट जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल-CoA में। यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है और जो एंजाइम है उसके लिए जो कोएंजाइम एक्ट करता है TPP, ये एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर ये हो गया फोर्थ रिएक्शन और ये है फिफ्थ रिएक्शन। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं डेफिशिएंसी माइल्ड भी होती है और इसकी सवियर डेफिशिएंसी भी होती है। माइल्ड डेफिशिएंट में स्लो ऑनसेट ऑफ सिम्टम है और जो कि सवियर डेफिशिएंसी में उसमें कुछ सवियर डिसऑर्डर हैं। अब जो माइल्ड डेफिशिएंसी है उसमें हो सकता है कि स्लोइंग ऑफ हार्ट बीट, पोलियोनेराइटिस,
मेंटल एंड साइकेट्रिक चेंजेस, फॉरगेटफुलनेस एंड डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन, ये है मेंटल इसके डिसऑर्डर। डिक्रीज एटीपी और डिक्रीज सेलुलर फंक्शन हो जाएगा और मॉल फंक्शन हो जाएगा, तो इससे मोटर नर्व सिस्टम डिफॉर्मेशन होगा और इसकी डिफंक्शन होगा, ये डिसफंक्शन हो जाएगा मोटर नर्व सिस्टम, जिससे पैरेस्थीसिया हो जाएगा। अब जो सवियर सिम्टम है उसमें है दो डिसऑर्डर, इसमें एक बेरी-बेरी डिजीज और एक वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। जो बेरी-बेरी डिजीज है इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं ड्राई बेरी-बेरी, इन्फेंटाइल बेरी-बेरी और वेट बेरी-बेरी में। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट डिजीज है ये बेरी-बेरी, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं ड्राई बेरी-बेरी। ड्राई बेरी-बेरी में ये एक क्रॉनिक है, क्रॉनिक डिसीज है और ये होती है अडल्ट में। अब इसके जो मेन सिम्टम है वो है पॉलीन्यूराइटिस, यानी कि जो नर्व्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, कॉफ मसल्स की टेंडरनेस होगी, मसल एट्रोफी होगी, ये हैं सिम्टम्स। टो ड्रॉप, फुट ड्रॉप भी होगा, रिस्ट ड्रॉप, ये है मोटर डिस्फंक्शन, कि जो मोटर नर्व्स हैं वो उनकी इन्फ्लेमेशन से जो सिम्टम होंगे ये वो सिम्टम हैं। पैरेस्थीसिया और एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ टच पेन एंड टेम्परेचर, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, बर्निंग फील सिंड्रोम, इसके साथ प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होगी, मसल्स की प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होगी। सेकंड है वेट बेरी-बेरी। वेट बेरी-बेरी ये एक अक्यूट डिसऑर्डर है, इसमें जो सिम्टम आते हैं वो है कार्डियक फेलियर ऑफ हाई आउटपुट टाइप एडीमा। अब थर्ड है इन्फेंटाइल बेरी-बेरी, इसका मतलब ये है कि ये इन्फेंट्स में होती है, ये होती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और ये होती है फर्स्ट ईयर लाइफ में, और जो इसमें मेन सिम्टम है वो है कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज। जो इसके साइंस हैं वो हैं टेकिकार्डिया, वॉमिटिंग, कन्वुल्जन्स, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये डेथ अकर हो सकती है। ये थी इसकी सवियर डेफिशिएंसी की, B1 की सवियर डेफिशिएंसी की फर्स्ट डिजीज़ बेरी-बेरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अब वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम में हम देखते हैं कि कौन सी डिसऑर्डर हैं इन्वॉल्व है, कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें। एक है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, मॉल एब्जॉर्प्शन और गैस्ट्रिक सर्जरी। ये है वो काज जिससे यहाँ पर विटामिन B1 की सवियर डेफिशिएंसी हो सकती है। गैस्ट्रिक सर्जरी में जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा की सर्जरी हो जाए और रिमूवल हो जाए, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में हो सकती है, मॉल एब्जॉर्प्शन से हो सकती है। तो इसमें दो टाइप्स हैं, वर्निक इंसेफेलोपैथी और एक कोर्साकॉफ साइकोसिस। वर्निक इंसेफेलोपैथी में क्या है, अगर थैलेमस और हाइपोथैलेमस जब डैमेज हो जाता है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो विटामिन B1 की अब्सेंस से नॉर्मल फंक्शन ना हो, तो यहाँ पर ये सिम्टम आते हैं कन्फ्यूजन, एटेक्सिया, लेग ट्रेमर्स, निस्टैग्मस, विजुअल चेंजेस, डिप्लोपिया डबल विजन, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, जो अपर आईलिड है वो ड्रूप कर जाएगा, लेग ट्रिमर्स, जो शिवरिंग ऑफ लेग्स, कन्फ्यूजन, एटेक्सिया। अब दूसरी है कोर्साकॉफ साइकोसिस। कोर्साकॉफ साइकोसिस में ये है कि आफ्टर इंसेफेलोपैथी, ये होती है वर्निक इंसेफेलोपैथी के बाद। आफ्टर इंसेफेलोपैथी ये यहाँ पर जो डैमेज होता है, मोस्ट डैमेज है वो मेमोरी लॉस है। इसके जो सिम्टम है वो है मेमोरी लॉस, इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, कन्फेबुलेशन यानी मेकिंग ऑफ स्टोरीज। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मेकिंग ऑफ स्टोरीज, हालुसिनेशंस, यहाँ पर ऑडिटरी हालुसिनेशन, विजुअल हालुसिनेशन, यानी कि परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। ये था विटामिन B1 यानी थायामीन, ये उसकी रिवीजन होगी। फर्दर हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के सोर्सेज देखते हैं। इसके जो रिच सोर्सेज हैं वो है मिल्क, एग, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी सब्ज पत्तों वाली सब्जियाँ, उसमें ये सारे रिच सोर्सेज हैं। इनमें राइबोफ्लेविन ज़्यादा तौर पर पाया जाता है। जब इसके मेटाबॉलिक रोल हैं टू बायोलॉजिकली एक्टिव को एंजाइम है इसके, FAD और FMN। जो FAD है ये है एब्रीविएशन फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसकी जो ये है रिड्यूस्ड फॉर्म है। जब ये गेन करता है H2 तो यहाँ पर इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बन जाती है FADH2, और इसकी सेकंड फॉर्म है FMN यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है जब ये गेन करेगा H2। अब इसके जो ये हेल्प करता है रिडक्शन में, यानी हेल्प इन दोनों के जो फंक्शन है वो हैं हेल्प इन रिडॉक्स रिएक्शन, ATP सिंथेसिस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ATP की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एक्ट करते हैं एज एक्सेप्टर और डोनर ऑफ FADH2 यानी हाइड्रोजन प्रोटॉन की यहाँ पर या रिमूवल या एक्सेप्टर, ये एक्ट करते हैं और ये सिंथेसाइज करते हैं ATP।
राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर और कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं, तो ये हैं। इसकी कोई नो मेजर ह्यूमन डिजीज एसोसिएशन, इसकी किसी भी मेजर ह्यूमन डिजीज के साथ एसोसिएशन नहीं है। तो ये जो सिम्टम अपीयर होते हैं वो हैं, जो माउथ से रिलेटेड सिम्टम है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, एंगल ऑफ द माउथ वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, मैजेंटा टंग यानी पर्पलिश रेड फिलीफॉर्म पपिला अपीयर होंगे ऑन द टंग, चिलोसिस यानी फिशरिंग ऑफ द एंगल्स ऑफ द माउथ, यानी जो एंगल्स ऑफ द माउथ हैं, ये एंगल ऑफ द माउथ ये क्रैक्ड हो जाएंगे। स्किन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं B2 की डेफिशिएंसी से वो हैं, स्किन शोज स्केलीनेस, क्रैक्ड स्किन, ग्रीजीनेस, वेट एंड फीचर्स इन दी फोल्ड्स ऑफ द नोज एंड ईयर, डिस्पेशिया, ये जो सीबम की रिलीज होती है स्किन से वो नहीं होगी, डर्माटाइटिस ऑफ स्क्रोटम एल्वल्वा की डर्माटाइटिस जो स्किन की इन्फ्लेमेशन होगी। आई से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं वो हैं आई डिस्टर्बेंसेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, इन्फ्लेमेशन, वास्कुलराइजेशन ऑफ कंजंक्टिवा ऑफ आई, कॉर्निया, फोटोफोबिया, फोटोसेंसिटिविटी यानी कि जो आईज हैं वो ओपन नहीं हो सकेंगी इन दी सनलाइट, इचिंग ऑफ द आईज, ड्राइंग ऑफ आईज, डिक्रीज्ड विजुअल एक्टिविटी, यानी कि 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टिंक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब ब्लड से रिलेटेड क्या है, मैक्रोसिटिक टाइप एनीमिया यानी मैक्रोसिटिक टाइप एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल HB, लेकिन जो RBC का साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो RDA है यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस वो है विटामिन B1 की 1.1 to 1.5 मिलीग्राम, तो जो विटामिन B2 की है वो है 1.3 to 1.7 मिलीग्राम। ये थी रिवीजन विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की। थर्ड विटामिन है विटामिन B3, इसका जो नेम है वो है नियासिन। इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है 10 to 20 मिलीग्राम पर डे। ये 10 to 20 मिलीग्राम इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है फॉर ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। अब इसकी हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। इसका जो अदर नेम्स हैं वो हैं नियासिनामाइड, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड, और इसका एक नेम है ये है प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। नियासिन की डेफिशिएंसी जो एक डिजीज़ होती है वो है प्लेग्रा, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन B3 देते हैं, तो ये प्रिवेंट करता है उस डिजीज़ को, इसलिए इसको कहते हैं प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। इसके सोर्सेज हैं, ये इसके रिच सोर्सेज हैं और गुड सोर्सेज, अनरिफाइंड एंड इनरिच्ड ग्रेन्स, सीरियल्स यानी दालें, मिल्क, लिवर, ऑब्टेन फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफान। नियासिन विटामिन ट्रिप्टोफान के मेटाबॉलिज्म से भी ऑब्टेन होता है। 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफान गिव 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन, यानी 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान के मेटाबॉलिज्म से, ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है, इसके मेटाबॉलिज्म से 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन ऑब्टेन होता है। इसके क्लिनिकल यूजेस देखते हैं विटामिन B3 के क्लिनिकल यूजेस। विटामिन B3 इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, ये हाइपरलिपिडीमिया के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। इसका हम मेकानिज्म यहाँ पर फर्दर पढ़ते हैं। इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस को भी इनहिबिट करता है। अब ये किस तरह इसका जो यूज़ है टाइप 2 हाइपरलिपिडीमिया में, हाइपरलिपोप्रोटीनिमिया में, वो किस तरह ये ट्रीट करता है हाइपरलिपिडीमिया को, तो ये इसका मेकानिज्म है। अब नियासिन काजेज डिक्रीज इन लिवर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस, लिवर में जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस है उसको ये डिक्रीज करता है। जब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की जो सिंथेसिस है प्रोडक्शन वो बहुत कम होगी या नहीं होगी। तो जो ये VLDL है, VLDL जो ये रिक्वायर होता है ये है LDL की सिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर जब VLDL कम होगा तो प्लाज्मा में इस LDL भी कम सिंथेसाइज होगा। यहाँ पर जो ये कम सिंथेसाइज होगा इसका मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है कोलेस्ट्रॉल की LDL फार्म की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो LDL एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस करा देता है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर हाइपरलिपिडीमिया इस तरह ट्रीट हो जाएगा। अब नियासिन को इसलिए हम थेराप्यूटिकल यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। टाइप 2B हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया ये एक कंजेनिटल या जेनेटिक फैक्टर की एब्सेंस की वजह से ये होती है, तो इसको हम ट्रीट करते हैं नियासिन के यूज़ से।
अब नियासिन की दो एक्टिव फॉर्म हैं। नियासिन की दो एक्टिव फॉर्म ये हैं कि एक है NAD निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और सेकंड है NADP निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। इनका एक रोल है, ये एक हेल्प करते हैं इन रिडॉक्स रिएक्शन। NADH2 और NADPH2 ये रिड्यूस्ड फॉर्म है इन दोनों की। को एंजाइम ये ATP की सिंथेसिस में हेल्प करता है इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से जो ATP की सिंथेसिस होती है यहाँ पर ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम और ये प्रिवेंट करता है RBCs फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। वो किस तरह करता है कि यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं NADPH2 को जो एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, ये कैरी करता है H पॉजिटिव आयंस और ये बन जाता है NADPH2। NADP से कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 जब ये गेन करता है H2। तो यहाँ पर ये जो ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन को ये कर रखता है इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो जब ये इस रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेगी तो जो RBC की मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो जब वो स्टेबलाइज हो जाएगी तो यहाँ पर उसकी डैमेज नहीं होगा। तो ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम यहाँ पर। अब नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम होते हैं या इसकी नियासिन की डेफिशिएंसी की क्या काजेज हैं। नियासिन की डेफिशिएंसी हो सकती है ड्यू टू डिक्रीज्ड ओरल इनटेक और ड्यू टू डिक्रीज्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर एक है यानी अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान। अब इस ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी से भी एक डिजीज़ होगी। इस डिजीज़ को कहते हैं हार्टनअप डिजीज़। अब जो मेन डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ है वो है प्लेग्रा। ये प्लेग्रा सिंगल डिजीज़ है जो नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें कौन सी सिम्टम इन्वॉल्व होते हैं, वो हैं ये थ्री सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक है स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। ये 3 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जो सिम्टम शो करते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। विटामिन B3 ये सिम्टम है, इनको हम याद करते हैं 3 Ds से, यानी डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, डायरिया, GIT का प्रॉब्लम और डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी ये सिम्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, लॉस ऑफ मेमोरी। अब अगर इनको ट्रीट ना किया जाए, इस डेफिशिएंसी को ट्रीट ना किया जाए तो एक 4th D करता है वो D रिप्रेजेंट करता है डेथ, यानी कि इसकी क्रॉनिक डेफिशिएंसी से डेथ हो जाती है। तो ये था नियासिन। नेक्स्ट विटामिन पढ़ते हैं विटामिन B5। ये B5 विटामिन है, ये एक शॉर्ट सा विटामिन है, इसकी कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसका एक ये प्रोवाइड करता है कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है कोएंजाइम CoA प्रोवाइड करता है ये, और ये हेल्प करता है इन द ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप। ये है एसाइल ग्रुप। और ये कौन कौन से कंपाउंड में पाए जाते हैं, ये हैं उनकी एग्जांपल्स हैं सक्सिनाइल CoA, फैटी एसाइल CoA, एसिटाइल CoA। और ये कंपोनेंट है एज फैटी एसिड सिंथेज। एक एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेज जो फैटी एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हैं एग्स, लिवर, यीस्ट। अब इसकी कोई डेफिशिएंसी से कोई ख़ास स्पेसिफिक डिजीज़ कैरेक्टराइज नहीं हो सकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है मैनी फूड्स में, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डिजीज़ कैरेक्टराइज नहीं हो सकी। नेक्स्ट विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन B6 का सेकंड नेम है पिरिडॉक्सिन। ये है कलेक्टिव टर्मिनोलॉजी, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सल और पिरिडॉक्सामीन। इसको हम कलेक्टिवली, इन तीनों को कलेक्टिवली पढ़ते हैं एज अ पिरिडॉक्सिन। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो है पिरिडीन। पिरिडीन बहुत से कंपाउंड में होता है, ये पिरिडीन है, इसकी स्ट्रक्चर है। अब पिरिडॉक्सिन का जो सोर्स है वो है प्लांट्स, और जो पिरिडॉक्सल और पिरिडॉक्सामीन है ये पाया जाता है एनिमल फूड्स में। अब इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं वीट, कॉर्न, एग, लिवर एंड मसल मीट। जो मसल मीट होता है उसमें ये इसके सारे रिच सोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट हम इस पिरिडॉक्सिन को देखते हैं। पिरिडॉक्सिन का मेटाबॉलिक रोल है। इस पिरिडॉक्सिन के जो कलेक्टर है पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सल, पिरिडॉक्सामीन, ये प्रिकर्सर हैं बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम के। एक एंजाइम है, इसको कहते हैं पिरिडॉक्सल फास्फेट। ये एक्टिव कोएंजाइम है और ये कोएंजाइम हेल्प करता है इन वेरियस रिएक्शंस, कैटालाइज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड के जो रिएक्शंस हैं उनमें इन्वॉल्व है। और ये कौन से रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस हैं
ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और कंडेंसेशन, इन रिएक्शन में ये इन्वॉल्व है, एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम और साथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। अब इसकी टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं। विटामिन बी6 यानी पेरिडॉक्सिन की जो RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वो है 12 to 20 माइक्रोग्राम पर डे। नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट बॉडी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है 12 to 20 माइक्रोग्राम। इसकी टॉक्सिटी निरोल, अगर इसकी एक्सेस हो जाए, पेरिडॉक्सिन यानी बी6 की एक्सेस हो जाए बॉडी में, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ऑब्जर्व होते हैं। एट इनटेक ऑफ 2 ग्राम पर डे पेरिडॉक्सिन पर डे, यानी जो 2 ग्राम पर डे अगर इसकी इनटेक की जाए, इंजेस्ट किया जाए, तो इसकी टॉक्सिसिटी के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अपीयर होते हैं। अब पेरिडॉक्सिन की जो डेफिशिएंसी है वो देखते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। अब इन्फेंट्स यानी फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज जो इन्फेंट्स होते हैं वो फेड किए जाते हैं लो फार्मूलाज ऑन विटामिन बी6, यानी वो फूड दी जाती है जो विटामिन बी6 की जिसमें डेफिशिएंसी हो, तो उससे भी इन्फेंट्स में सिम्टम शो हो सकते हैं। वोमेन में कब इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है? फीमेल यानी वोमेन में डेफिशिएंसी तब हो सकती है जब वो टेक कर रही हों कंट्रासेप्टिव। जो कंट्रासेप्टिव हैं वो इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं, और ड्रग्स जो इंड्यूस कर देती हैं इसकी एब्जॉर्प्शन को या इसकी डेफिशिएंसी काज करा देती हैं, वो 2 ड्रग्स हैं। एक है अल्कोहलिक्स में भी जो अल्कोहल इंटेक करते हैं, और एक ड्रग है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एक ड्रग है जो हम देते हैं ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में, टीबी की ट्रीटमेंट में, और ये आइसोनियाजिड भी विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी करा देती है। तो इसको टीबी की आइसोनियाजिड इस ड्रग के साथ साथ जो सप्लीमेंट देते हैं वो है बी6 का सप्लीमेंट भी देते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम कौन से अपीयर होंगे? जो इसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी। अब जो ब्लड के सिम्टम अपीयर होंगे ब्लड से रिलेटेड वो है एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक टाइप, यानी जो आरपीसी, एक तो एचबी की कंसंट्रेशन लो होगी और साथ में जो आरबीसी का जो साइज होगा वो भी स्मॉल होगा। जो स्किन से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो हैं डर्माटोलॉजिकल, यानी फेस, नेजोलिबियल सिबोरिया, इन्फ्लेमेशन होगी। जो टंग से रिलेटेड है वो हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, ग्लोसाइटिस, जो टंग का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, इससे जो सांस लेने में मुश्किल होगी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं कन्वुल्जन्स, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी होंगे, और साथ में जो ब्रेन से रिलेटेड हैं वो हैं कन्वुल्जन्स, जो कि इन्फेंट्स में होंगे, इन्फेंट्स में डेफिशिएंसी से कन्वुल्जन्स होंगे। ये था विटामिन बी6। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन बी7 का सेकंड नेम है, इसको विटामिन एच भी बोलते हैं, और इसको कहते हैं बायोटिन। बायोटिन एक वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है और ये स्किन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्किन की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है विटामिन है। इसकी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो है 15 माइक्रोग्राम टू 18 माइक्रोग्राम। अब इसके जो रिच सोर्सेज हैं वो हैं लीवर, मिल्क, एग योक। ये इसका जो फंक्शन है वो ये स्किन को टाइट करता है, ब्रिटल करता है। अब यहाँ पर इसके मेटाबॉलिक रोल क्या हैं? इसका ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम का, और ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करता है इन डिफरेंट रिएक्शंस। इट हेल्प्स इन कार्बोक्सिलेज इन एडिंग टू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। कार्बन डाइऑक्साइड को सर्टेन केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड में ऐड करता है। इसकी डेफिशिएंसी रेयर है बिकॉज इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड्स। ये बहुत से फूड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी जो डेफिशिएंसी है वो रेयर है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो भी जाए तो कौन से सिम्टम अपीयर होंगे? वो होंगे एक्नी, स्किन से रिलेटेड एक्नी, डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, और एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड नाउजिया। ये जीआई से रिलेटेड सिम्टम हैं, ये अपीयर होंगे। ये था विटामिन बी7। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन बी9 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसको कहते हैं फोलिक एसिड। अब इसके जो सोर्सेज हैं वो हम देखते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ, लिवर, लीमा बीन्स और होल ग्रेन सीरियल्स, यानी जो दालें जिनके ग्रेन्स हों, ग्रेन्स पर मुश्तमिल दालें। इसके मेटाबॉलिक रोल क्या है? इसका जो फर्स्ट रोल है वो है रोल इन 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म। 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म यानी कि CH3, CH2,
इन कंपाउंड्स की डिफरेंट रिएक्शंस में एडिशन या रिमूवल के तौर पर ये एक्ट करता है। सेकेंड रोल है इसका टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट इसकी विटामिन B9 की फॉर्म है। टेट्राहाइड्रोफोलेट THF बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड। ये डिफरेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है, जब फोलिक एसिड की होती है, इसकी जो H2 की एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो ये डाईहाइड्रोफोलेट बन जाता है। फिर अगेन जब इसकी इन H2 की एडिशन होती है डाईहाइड्रोफोलेट में, तो ये बन जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्ट करता है, इसकी एक्टिव फॉर्म है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। अब इसकी जो इस रिएक्शन में THF की जो सिंथेसिस हो रही है, THF की फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पर विटामिन C और विटामिन B12 भी रिक्वायर होते हैं यहाँ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये विटामिन C और विटामिन B12 ना हो तो THF की जो फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी, तो इससे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये रिकमेंडेड किया जाता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में। फोलिक एसिड रिकमेंड करते हैं। अब ये प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूनेट्स। प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए देते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, और साथ में लैक्टेशन के दौरान RBC की मैच्योरेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो फंक्शंस हैं वो देखते हैं। अब हम टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी THF ये रिसीव करता है 1 कार्बन फ्रेगमेंट्स। 1 कार्बन फ्रेगमेंट ये रिसीव करता है। अब यहाँ पर हम इसका जो मेन रोल है वो देखते हैं कि किस तरह सेल डिवीजन होती है THF की प्रेजेंस में। टेट्राहाइड्रोफोलेट ये रिसीव करता है कुछ डोनर से। ये हैं डोनर्स, सीरीन, ग्लाइसिन और हिस्टिडीन। इन डोनर से ये 1 कार्बन फ्रेगमेंट लेता है। 1 कार्बन फ्रेगमेंट है CH2CH3, और ये 1 कार्बन फ्रेगमेंट लेने के बाद इनको ट्रांसफ़र करता है कुछ इंटरमीडिएट्स में, और ये इंटरमीडिएट्स सिंथेसाइज करते हैं अमाइनो एसिड्स, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स ये हैं DNA के कंपोनेंट। जब ये यहाँ पर फिर सिंथेसाइज होती है DNA की, तो इसके बाद आगे सेल डिवीजन होती है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, THF की डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर प्यूरीन्स और पायरिमिडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो उससे DNA की जो सिंथेसिस है वो नहीं होगी, रेप्लिकेशन DNA की नहीं होगी। तो DNA की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। टेट्राहाइड्रोफोलेट इसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और साथ में थाइमिडीन भी, स्पेशली थाइमिडीन, ये नाइट्रोजनस बेस की सिंथेसिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये नाइट्रोजनस बेस सिंथेसिस हो जाती है तो फिर यहाँ पर DNA की रेप्लिकेशन होती है, क्योंकि ये DNA का कंपोनेंट है। तो DNA की रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन होती है। अब THF इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है इन दी मैच्योरेशन ऑफ RBCs। RBCs की मैच्योरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर RBCs की मैच्योरेशन ना होगी तो इमेच्योर RBCs रिलीज होंगे, तो इमेच्योर RBCs रिलीज होंगे, उनका साइज लार्ज होगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब कुछ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और इसको कंडीशन बोलते हैं मैक्रोसाइटोसिस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कुछ और विटामिन भी हैं जिनकी डेफिशिएंसी से ये कंडीशन हो सकती है। तो कौन सी विटामिन हैं? ये हैं फोलिक एसिड, यानी जो हम पढ़ रहे हैं फोलिक एसिड, विटामिन B9, विटामिन C और स्कारबिक एसिड, और विटामिन B12 यानी सियानोकोबालामिन। इनकी डेफिशिएंसी से भी मैक्रोसाइटोसिस यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब हम इसको रिकमेंड करते हैं इन प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट प्रेग्नेंट वुमेन और अल्कोहलिक्स में इसकी कॉमन डेफिशिएंसी होती है, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं विटामिन B9 टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और अल्कोहलिक्स को ट्रीट करने के लिए विटामिन B देते हैं, विटामिन B9। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से कौन कौन से मेन डिसऑर्डर होते हैं और साइन एंड सिम्टम होते हैं, उनको ट्रीट किस तरह किया जाता है, अब हम ये देखते हैं। विटामिन B9 की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जो वो है 400 मिलीग्राम पर डे, एंड नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडी के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 400 माइक्रोग्राम पर डे। इसकी डेफिशिएंसी किस तरह होती है, उसकी क्या काजेज हैं? अगर हो जाए GIT से डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, या इसकी इंक्रीज डिमांड हो जाए इन प्रेगनेंसी और अल्कोहलिक, या स्मॉल इंटेस्टाइन की किसी डिजीज से डिसऑर्डर से इसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाए, या अल्कोहलिज्म के दौरान,
या जब हम कुछ ड्रग्स दे रहे हों, फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर ये इनहिबिट करते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, और ये एंजाइम इन्वॉल्व है इन द सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। इस दौरान भी हम इन ड्रग्स के साथ भी हम ये देते हैं फोलिक एसिड, विटामिन B9। तो इसकी डेफिशिएंसी से विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे? एक तो सेल फॉर्मेशन इम्पेयर्ड हो जाएगी एट ऑल लेवल्स, और इससे सेल डिवीजन डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे होगा ग्रोथ फेलियर और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसलिए हम प्रेग्नेंट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B9 रिकमेंड करते हैं। तो प्रेग्नेंट में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो न्यू बॉर्न जो होगा उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगी। अब हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो मैकेनिज्म है उसको देखते हैं कि किस तरह विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से ये कॉज करते हैं। विटामिन B9 की जो डेफिशिएंसी है, प्राइमरी रिजल्ट है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी का प्राइमरी रिजल्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। अब यहाँ पर जब प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू B9 की डेफिशिएंसी से, तो यहाँ पर आरबीसीज मेच्योर नहीं होते। अब यहाँ पर जब आरबीसीज मेच्योर नहीं होगी तो DNA की सिंथेसिस नहीं होगी ड्यू टू डिक्रीज्ड प्यूरिन और पायरिमिडीन सिंथेसिस। इससे जो फर्दर सेल डिवीजन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जो आरबीसीज हैं वो इमेच्योर आरबीसीज रिलीज होंगे बोन मैरो से, तो उनका जो साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा, लार्ज साइज़ होगा। तो लार्ज साइज़ की वजह से इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है इंट्रामस्कुलर फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं विटामिन B9 के। अब B9 की जो इंटेक है वो एक्सीड ना करे 1 मिलीग्राम पर डे। 1 मिलीग्राम पर डे की जो इसकी इंटेक है वो एक्सीड ना करे। अगर ये एक्सीड कर जाए तब विटामिन B12 से होने वाला जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसकी डायग्नोसिस नहीं हो सकेगी। यानी कि इन दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B9 और विटामिन B12 सियानोकोबालामिन, फोलिक एसिड और सियानोकोबालामिन की डेफिशिएंसी दोनों से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगर विटामिन B9 की जो कंसेंट्रेशन है वो इनटेक 1 मिलीग्राम पर डे से बढ़ जाए तो जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाला मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसकी डायग्नोसिस नहीं हो सकेगी ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब ये पॉइंट था यहाँ पर इसकी डायग्नोसिस का। अब हम आगे देखते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसको हम प्रिवेंट किस तरह करते हैं। B9 विटामिन की डेफिशिएंसी का ये सेकंड डिसऑर्डर है और लास्ट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अर्ली फीटल न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट जो होती है ना, अर्ली फीटल न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट वो डिपेंड करते हैं B9 फोलिक एसिड पर। अब अगर ये फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा उसमें। इसलिए ऑल वुमेन फ्यू मंथ्स बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको रिकमेंड किया जाता है विटामिन B9 फोलिक एसिड रिकमेंड करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पाइना बाइफिडा और अदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। स्पाइना बाइफिडा इसलिए 2 to 3 month बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 month में विटामिन B12 को रिकमेंड किया जाता है, B9 को यानी फोलिक एसिड को रिकमेंड किया जाता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पाइना बाइफिडा और अदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये था विटामिन B9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। बी कम्प्लेक्स का लास्ट विटामिन है विटामिन B12 और इसका नेम है सियानोकोबालामिन। इसका सेकंड नेम है, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब इसकी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। इसके सोर्सेज देखते हैं। ये सिंथेसाइज किया जाता है ओनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइन में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं वो इसको सिंथेसाइज करते हैं और ये किसी भी प्लांट में नहीं होता। इसके अलावा ये होता है लिवर, होल मिल्क, एग्स, ऑयस्टर्स यानी मशरूम और चिकन में होता है। ये इसके रिच सोर्सेज हैं। इसके अलावा ये
बॉडी में भी सिंथेसाइज किया जाता है बाई माइक्रोबिया यानी इंटेस्टाइनल फ्लोरा, बैक्टीरिया जो इसको सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स इसका बिल्कुल सोर्स नहीं है क्योंकि ये प्लांट्स में नहीं होता। अब हम देखते हैं विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन, ये किस तरह बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब ये है, हम इस स्केच से अब हम देखेंगे किस तरह एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ पर ये है एक और प्रोटीन फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड, और से रिप्रेजेंट किया है, और ये है एनिमल प्रोटीन बाउंड टू विटामिन B12, यानी ये एक एनिमल प्रोटीन इंजेस्ट की जा रही है। ये अब यहाँ पर ये है B12 और ये है एनिमल प्रोटीन की बाउंड के साथ ये एक प्रोटीन है, साथ में एक विटामिन है B12। अब ये हो गया इंजेस्ट। अब यहाँ पर एक गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl और पेप्सिन ये एक्ट करते हैं और इसको स्प्लिट करते हैं B12 में, और जो एनिमल प्रोटीन है वो सेपरेट हो जाती है। साथ में अब यहाँ पर ये और प्रोटीन है, और प्रोटीन फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पर ये बाइंड करती है B12 के साथ, ये बन जाता है और B12 कम्प्लेक्स। अब ये कम्प्लेक्स बन जाता है, ये अब चला जाता है स्टमक से, ये है स्टमक, अब स्टमक से ये चला जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डिड्यूनम, फिर जिजुनम, फिर आइलियम में, लास्ट में इसने आइलियम में एब्जॉर्ब होना है। अब यहाँ पर ये चला जाता है ड्यूरिनम में, यहाँ पर पेंक्रियाटिक प्रोटीज है, वो इसको ब्रेक डाउन करता है B12 और R प्रोटीन में। अब यहाँ पर B12 सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये प्रेजेंट होता है इस फंडस के, स्टमक की फंडस के जो पेराइटल सेल हैं वो इसको सिंथेसाइज करते हैं और रिलीज करते हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से रिलीज हुआ और ये चला जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बाउंड करता है विद इंट्रिंसिक फैक्टर, बाउंड करता है B12 के साथ। अब इंट्रिंसिक फैक्टर B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कम्प्लेक्स बनता है, और ये कम्प्लेक्स एब्जॉर्ब होता है इन डिस्टल आइलियम। अब वहाँ पर उसके साथ ही ये फर्दर एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और ये लीवर और अदर बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के लिए यहाँ पर ये एब्जॉर्ब होता है, और ये इसकी बहुत ज़्यादा अरसे तक इस तरह डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि ये इसके स्टोर मौजूद होते हैं इन द लिवर एंड अदर बॉडी पार्ट्स इन मसल। अब ये है विटामिन B12 का मेटाबॉलिक रोल, ये बहुत से रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर ये इसका एक फर्स्ट रिएक्शन में है, यहाँ पर ये एक्ट करता है कोएंजाइम के तौर पर। अब यहाँ पर ये फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ L-होमोसिस्टीन टू मीथ्योनिन, यहाँ पर एक एंजाइम है मीथ्योनिन सिंथेज, उसका ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। यहाँ पर ये N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है जब टेट्राहाइड्रोफोलेट में, यहाँ पर ये मिथाइल अपना डोनेट कर देता है होमोसिस्टीन को, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है N-L मीथ्योनिन। अब सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है, एक रिएक्शन है, इसको कहते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन ऑफ मिथाइल मेलोनाइल CoA टू सक्सिनाइल CoA, एक एंजाइम है मिथाइल मेलोनाइल CoA म्यूटेज। अब यहाँ पर एटिनोसाइल B12 इसके साथ कंबाइन है, और यहाँ पर रिएक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, और फिर कन्वर्जन होता है मिथाइल मेलोनाइल CoA टू सक्सिनाइल CoA। थर्ड रिएक्शन है THF की सिंथेसिस, टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस, जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन B9 की, उसकी जब सिंथेसिस होती है यहाँ पर फोलेट कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोफोलेट में। यहाँ पर जो एंजाइम है वो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, फिर ये डाइहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की एंजाइम की प्रेजेंस में इन टेट्राहाइड्रोफोलेट, और यहाँ पर विटामिन B12 और साथ में विटामिन C भी यहाँ पर इसेंशियल है। विटामिन C और विटामिन B12 की प्रेजेंस में THF टेट्राहाइड्रोफोलेट जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन B9 की यानी फोलिक एसिड की, इसकी सिंथेसिस होती है। अब इसके बाद हम अदर रिएक्शन देखते हैं जहाँ पर विटामिन B12 एक्ट करता है, और ये रिएक्शन हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ सेवरल अमाइनो एसिड्स कोलिन एंड कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ पोरफायरिन, कोलेस्ट्रॉल और कोलिन की और अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस के लिए भी ये इसेंशियल है। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए भी अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन के लिए विटामिन B12 रिक्वायर होता है। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, उससे होने वाली डिसऑर्डर। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से दो डिसऑर्डर रिलेटेड हैं, एक है हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर और सेकंड है न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर।
फर्स्ट जो ब्लड से रिलेटेड है हम ये पढ़ते हैं हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर, और इसमें जो मेन कंडीशन है वो होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस तरह होता है। अब यहाँ पर जो फोलेट है यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट, फोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अगर B12 की डेफिशिएंसी हो तो ये THF जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन B9 की वो सिंथेसाइज नहीं होगी, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से तो यहाँ पर जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन की सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके प्यूरिन और पायरिमिडीन बिकॉज ये कंपोनेंट है DNA का, तो DNA की रेप्लिकेशन नहीं होगी, DNA की रेप्लिकेशन सिंथेसिस ना होगी तो RBC की मैच्योरेशन नहीं होगी ड्यू टू डिक्रीज सेल डिवीजन। RBC की जो मैच्योरेशन नहीं होगी तो इमेच्योर RBC रिलीज होंगे फ्रॉम बोन मैरो। तो RBC जो होंगे ये लार्ज साइज के होंगे, साथ में इनकी जो हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होगी वो भी डाउन होगी, तो रिलीज्ड एट इमेच्योर स्टेज। इस कंडीशन को कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और ये होते हैं, इनको बोलते हैं मेगालोब्लास्ट। तो ये नॉट एफिशिएंट है फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी, ये ऑक्सीजन O2 की डिलीवरी के लिए एफिशिएंट नहीं है, और इससे जो एनीमिया होता है वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये टाइप है मैक्रोसिटिक एनीमिया की। नेक्स्ट हम देखते हैं B12 विटामिन का ब्लड से रिलेटेड सेकेंड डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया का क्या काज है? परनीशियस एनीमिया तब होता है जब इंट्रिंसिक फैक्टर जो B12 को एब्जॉर्ब करा रहा था इन द डिस्टल एलियम ये एब्सेंट हो या लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर से जो एनीमिया होता है, इंड्यूस होता है या B12 से या B9 से, इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होने वाला एनीमिया परनीशियस एनीमिया। अब ये इसका काज क्या है? गैस्ट्रेक्टमी, रिमूवल ऑफ फंडस ऑफ स्टमक। फंडस ऑफ स्टमक में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं पैराइटल सेल, और पैराइटल सेल रिलीज करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, जो इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन B12 की। अब या तो गैस्ट्रेक्टमी, फंडस की गैस्ट्रेक्टमी, या ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल की जो डिस्ट्रक्शन होगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है विटामिन B12 और विटामिन B9 का कम्बिनेशन देंगे। विटामिन B12 विटामिन B9 ये इन सप्लीमेंट का कम्बिनेशन देंगे तो ट्रीट हो जाएगा। इसके साथ विटामिन B12 को मैक्रोसिटिक एनीमिया इन इन्फेंसी और प्लेगरा को ट्रीट करने के लिए भी देते हैं। ये दो डिसऑर्डर हैं, मैक्रोसिटिक एनीमिया इन इन्फेंसी, इन्फेंट्स में जो मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, और प्लेगरा को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B12 देंगे। ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। B12 की डेफिशिएंसी से कौन से न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, कौन से सिम्टम होते हैं वो देते हैं। B12 की डेफिशिएंसी से, क्रॉनिक डेफिशिएंसी से, B12 की क्रॉनिक डेफिशिएंसी से एबनॉर्मल फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। एबनॉर्मल फैटी एसिड की इनकॉर्पोरेशन होती है इन माइलिन शीथ। माइलिन शीथ में इन एबनॉर्मल इनकॉर्पोरेशन से लॉस ऑफ माइलिन होता है। माइलिन प्रोटीन होती है जो नर्व पर होती है, न्यूरॉन्स के अराउंड होती है, तो इससे जो कंडीशन बनती है उसको कहते हैं सब एक्यूट डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की सब एक्यूट डीजेनरेशन। अब इसके जो सिम्टम अराइज होते हैं वो हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, और ये परमानेंट होते हैं, यानी ये परमानेंट हैं। ये B12 की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के बाद भी ये सिम्टम रह जाते हैं, नॉट क्योरेबल। अब ये कौन से साइकेट्रिक सिम्टम हैं? वो हैं मेनिया, ये मूड चेंजेस, साइकोसिस, फटीग, टायर्डनेस, मेमोरी इंपेयरमेंट, लॉस ऑफ मेमोरी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड पर्सनैलिटी चेंजेस, ये सिम्टम अराइज होते हैं। अब लास्ट हम देखते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड की सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन जो होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, वो किस तरह होती है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से डिस्ट्रक्शन होती है लैटरल एंड पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर कॉलम यहाँ डिस्ट्रक्ट होता है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ माइलिन हो जाती है। लॉस ऑफ माइलिन से अब यहाँ पर दो विटामिन है यहाँ पर जिनकी डेफिशिएंसी हो सकता है, विटामिन B12 और विटामिन E। विटामिन B12 विटामिन E की डेफिशिएंसी से यहाँ पर लैटरल और पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की डिस्ट्रक्शन होगी, माइलिन का लॉस हो जाएगा, माइलिन प्रोटीन का लॉस होगा। अब ये कंडीशन एसोसिएटेड है, ये सारी कंडीशन एसोसिएटेड है विद परनीशियस एनीमिया, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से।
तो जो सिम्टम अराइज होंगे वो हैं वीकनेस ऑफ लेग्स, आर्म्स, ट्रंक, ये है मोटर सिम्टम्स। टिंगलिंग एंड नम्बनेस, ये है सेंसरी सिम्टम। लेग्स, आर्म्स और ट्रंक, इनके जो मसल को स्टिमुलेट करते हैं नर्व्स और न्यूरॉन्स, उनकी जो माइलिन लॉस होगी ये उसकी वजह से है। सेंसरी सिम्टम्स है टिंगलिंग, नम्बनेस, विजन चेंजेस, चेंज ऑफ मेंटल स्टेट, बाइलेटरल स्पास्टिक पैरालिसिस। अब डिमिनिश्ड प्रेशर, वाइब्रेशन एंड टच सेंसेशन, ये हैं सेंसरी सिम्टम। अब इसको जो ट्रीट करने के लिए हम इंजेक्ट करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 फॉर लाइफ। विटामिन B12 का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं फॉर लाइफ। अब इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है विटामिन B12 की, वो है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडी की जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। ये था विटामिन B12। अब लास्ट में हम नेक्स्ट विटामिन पढ़ते हैं विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड। लास्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन C को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये नेम से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एसिड है। अब यहाँ पर फर्दर इसकी एसिड से प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है 80 to 90 मिलीग्राम पर डे। ये है इसकी नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडी रिक्वायरमेंट फॉर पर डे। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये क्योंकि ये एसिड से नाम शो कर रहा है कि ये वाटर सोल्यूबल, वाइट क्रिस्टलाइन है, ओडरलेस सब्सटेंस है। इसका जो टेस्ट है वो सोर है, क्योंकि एसिड का टेस्ट सोर टेस्ट होता है। अब ये डिस्ट्रॉयड होता है बाय हीट, ऑक्सीडेशन एंड एक्सपोजर टू एयर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर आयंस। आयरन और कॉपर आयंस की प्रेजेंस में एयर में जब इसको ये एक्सपोजर होता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अल्कली भी इसको डिस्ट्रॉय करती हैं। अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन है एक्लोरोहाइड्रिया में यानी लैक ऑफ HCl में, जब स्टमक में HCl ना हो यानी लैक ऑफ एसिड हो तो इसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं एक्लोरोहाइड्रिया। एक्लोरोहाइड्रिया में विटामिन C की जो एब्जॉर्प्शन है स्टमक में वो लॉस हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो एसिड है इसकी एब्जॉर्प्शन एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है। जब एसिडिक इन्वायरमेंट स्टमक में नहीं होगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ये थी इसकी एब्जॉर्प्शन। अब इसके सोर्सेज देखते हैं, विटामिन C के सोर्सेज देखते हैं। ये होता है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स यानी ऑरेंज, लेमन, पोटैटोज पार्टिकुलरली दे सकें यानी पोटैटोज का छिलका, टोमेटोज एंड ग्रीन वेजिटेबल। ह्यूमन मिल्क आल्सो कंटेन विटामिन C। विटामिन C ह्यूमन मिल्क में भी होता है, लेकिन ये गुड सोर्स नहीं है। इसके जो रिच सोर्सेज है वो हैं ये लिस्ट इसके रिच सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन C के फंक्शंस। अब ये हैं विटामिन C के फंक्शंस। विटामिन C एक्ट एज अ कोएंजाइम इन हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन इन द रेजिड्यूज। ये रेजिड्यूज है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। कोलेजन ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। अब इसकी सिंथेसिस के जो रिएक्शन है, एक है हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन। प्रोलीन और लाइसिन के हाइड्रॉक्सिलेशन होती है। प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज हैं कोलेजन के लिए। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसका फर्स्ट रोल है। अब सेकंड इस विटामिन C का रोल है, ये है एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेलुलर का मतलब है कि सेल्स के इन बिटवीन, सेल के दरमियान जो ग्राउंड सब्सटेंस है, सेल को जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड कोलेजन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड मैट्रिसेस ऑफ बोन यानी कार्टिलेज एंड डेंटिन यानी टीथ। नॉन एपिथेलियल सीमेंट सब्सटेंस यानी वास्कुलर एंडोथेलियम। वास्कुलर एंडोथेलियम के जो सेल्स हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करता है। अब मोस्ट हाईएस्ट यानी हाईएस्ट कंसंट्रेशन है विटामिन C की इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में विटामिन C की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है और ये एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटी एजिंग के तौर पर भी एक्ट करता है। अब हम विटामिन C के मेटाबॉलिक रोल डिस्कस करते हैं। विटामिन C प्रेजेंट है इन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर यानी ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर एड्रिनल कॉर्टेक्स और कार्पस ल्यूटेम में। एड्रिनल कॉर्टेक्स और कार्पस ल्यूटेम में प्रेजेंट है और यहाँ पर ये हेल्प करता है इन दी सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन। इन रिएक्शन में इन रिडॉक्सिलेशन में इन्वॉल्व है। अब जो कार्पस ल्यूटेम है ये सिंथेसिस करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। साथ में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में बहुत से हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, बहुत से हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी तरह के फर्दर एंजाइम जो स्टीराइड हैं, ये हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। सेकेंड रिएक्शन है, ये कन्वर्ट करता है फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन, ये आयरन की फेरिक फॉर्म को कन्वर्ट करता है फेरस फॉर्म में, और इसकी जो आयरन की फेरस फॉर्म है वही इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है और यूटिलाइज होती है। इस तरह ये फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर वो एब्जॉर्ब हुई इन इंटेस्टाइन एंड यूटिलाइज हो गई। अब थर्ड इसका जो रोल है, ये टेक्स पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन कपल्ड विद ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन साइटोक्रोम्स NAD NADP एरोफेडी। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इस रिएक्शन से कपल करने के साथ जो सिग्निफिकेंस है वो है इस ट्रीटमेंट ऑफ मेट हेमोग्लोबिनीमिया। मेट हेमोग्लोबिनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए हम विटामिन सी को देते हैं, विटामिन सी रिकमेंड करते हैं। अब जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कन्वर्ट करता है, विटामिन सी कन्वर्ट करता है फोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट। यहाँ पर विटामिन B12 और विटामिन सी रिक्वायर होता है इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ फोलिक एसिड इन मेचुरेशन ऑफ आरबीसीज, यहाँ पर फोलिक एसिड की जो यूटिलाइजेशन है वो आरबीसीज की मेचुरेशन के लिए रिक्वायर होती है। अगर यहाँ पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये फोलिक एसिड है वो कन्वर्ट नहीं होगा THF में, तो यहाँ पर एनीमिया होगा, इसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसका एक और रोल है, यहाँ पर ये प्रोलीन की हाइड्रॉक्सिलेशन करता है इन हाइड्रॉक्सीप्रोलीन अबंडेंट है इन कोलेजन। मेन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की मेन प्रोटीन है कोलेजन। विटामिन सी की हमने एब्जॉर्प्शन पहले पढ़ ली है। स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। अब इसकी एक्सक्रीशन देखते हैं, एक्सक्रीशन इसकी किस तरह होती है। इट इज़ एक्सक्रीटेड मेनली इन यूरिन, ये ज़्यादातर यूरिन में एक्सक्रीट होता है। एज सच इसकी ओरिजिनल फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, और साथ साथ इसके डेरिवेटिव्स की फॉर्म में भी एक्सक्रीट होता है। इसके डेरिवेटिव्स हैं डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड और डिहाइड्रो डाइकीटोग्लूनिक एसिड। इन फॉर्म डेरिवेटिव्स की फॉर्म में भी एक्सक्रीट होता है इन यूरिन। साथ में ये एक्सक्रीट होता है इन स्वेट, स्वेट में भी ये एक्सक्रीट होता है। अब हम इसको किन डिजीजेज को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, इन द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज। ये एक्ट करता है एज एंटी एजिंग, एंटी एजिंग में भी इसका रोल है। ये एक्ट करता है वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के लिए कौन से विटामिन हैं एक्ट करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट, वो हैं विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन्स। ये विटामिन एक्ट करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब ये प्रिवेंट करता है कोरोनरी हार्ट डिजीज और सर्टेन कैंसर को प्रिवेंट करता है। अब इसकी कॉमन केमिकल प्रॉपर्टी है, इसकी कॉमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है विटामिन सी की, ये इसके पास है एबिलिटी टू इनएक्टिवेट टॉक्सिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल को ये इनएक्टिवेट करता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन डिराइव्ड जो फ्री रेडिकल है वो हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ये हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, इनको ये इनएक्टिवेट करता है। H2O2 और सुपर ऑक्साइड को ये एक्टिवेट करता है, ये हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होता है हम वो देखते हैं, और साथ में हम कंपेयर करते हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होता है वो है ओस्टोमेलेशिया एंड रिकेट्स, और जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर है वो है स्कर्वी, इसको कहते हैं स्कॉर्ब्यूटस। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी ये होता है स्कर्वी, किस तरह होता है ये हम देखते हैं। जो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स हैं वो होते हैं रेयरली सफ़र, क्योंकि मिल्क से उनको विटामिन सी मिल रहा होता है। अब कुछ इन्फेंट्स जिनको ब्रेस्ट मिल्क ना मिले, इन्फेंट्स नर्स्ड ऑन काउज मिल्क फ्रॉम बिगनिंग, यानी उनको शुरू से ही नर्स किया जाए, नोरिश किया जाए ऑन काउज मिल्क, तो वहाँ पर एक डिजीज़ होती है कहते हैं मोलर बार्लो डिजीज़। ये होती है सवेयर विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। और यहाँ पर जो बोन्स का ग्रोथ डिसऑर्डर होता है, ये होता है बोन का ग्रोथ डिसऑर्डर मोलर बार्लो डिजीज़। अब इसके काजेज, स्कर्वी के काजेज क्या हैं, ये अब हम पढ़ रहे हैं स्कर्वी के काजेज। डिक्रीज इन रिडक्शन ऑफ फोलेट, फोलेट जब रिड्यूस नहीं होगा तो THF नहीं बनेगा, THF की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर RBCs की मेचुरेशन नहीं होगी, तो इमेच्योर RBCs रिलीज होंगे तो एनीमिया होगा, मैक्रोसिटिक टाइप एनीमिया यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
अब जो हाइड्रॉक्सिलेशन है कोलेजन की वो डिक्रीज हो जाएगी, कोलेजन की हाइड्रॉक्सिलेशन डिक्रीज होगी तो डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। इसके बहुत सारे सिम्टम अपेयर होते हैं, वो अब हम देखते हैं। स्कर्वी डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स। अब यहाँ पर है ब्लड वेसल्स, फर्स्ट डिसऑर्डर है ब्लड सेल्ड, ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो जाएंगी, इनकी जो वॉल्स हैं, ब्लड वेसल की वॉल हैं थिन और वीक हो जाएंगी। ये थिन और वीक हो जाएंगी तो स्पॉन्टेनियसली ब्लीड कर जाएंगी, ये स्पॉन्टेनियसली इस तरह ब्लीड करेंगी। सेकंड है एनीमिया, वीकनेस एंड इमेसिएशन। जो एनीमिया है वो आरबीसी की इमेच्योर स्टेज पर जो रिलीज होने से होता है उसको कहते हैं मैक्रोसिटिक टाइप यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी अरेस्ट हो जाएगी, यानी कि जो बोन सेल की फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। हेमरेजेस अकर बीनीथ द पेरियोस्टियम, जो बोन्स की लेयर है पेरियोस्टियम एंडोस्टियम, यानी पेरियोस्टियम जो लेयर है आउटर लेयर ऑफ बोन, तो उसके बीनीथ हेमरेजेस होंगे। तो यहाँ पर ये एक पेनफुल कंडीशन है। पेशेंट ट्राइज टू रिमेन मोशनलेस, पेशेंट ट्राई करता है कि वो मोशनलेस रहे ड्यू टू पेनफुल कंडीशन। अक्यूट टेंडरनेस होगी बोन्स की, बोन्स को टच करने पर, उस एरिया को टच करने पर पेन होता है, इसको कहते हैं अक्यूट टेंडरनेस। लेग्स हेल्ड एंड फ्रॉग पोजीशन, थाइज अबडक्टेड, जो थाइज हैं वो अबडक्ट रहेंगी, थाइज अबडक्ट, और जो साथ में सेमीफ्लेक्स हो जाएंगी, इसको कहते हैं फ्रॉग पोजीशन। साथ में आर्थरालजिया होगा, आर्थरालजिया जॉइंट्स पेनफुल होंगे, टूथ फॉर्मेशन इम्पेयर्ड हो जाएगी ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन, ये जो ओडोंटोब्लास्ट हैं वो टीथ की डेवलपमेंट के लिए जो सेल हैं, सेल डिवीजन नहीं होगी। जो गम्स हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो गम्स ब्लीड करेंगे, बिकम स्पॉन्जी, स्वोलन, अल्सरेटेड, लीड टू गैंग्रीन एंड लॉस ऑफ टीथ होगा। टिश्यू रिपेयर अरेस्ट हो जाएगी बिकॉज इट कॉजेज डिलेड वूंड हीलिंग ऑफ वूंड्स एंड फ्रैक्चर। जो वूंड की हीलिंग है वो और फ्रैक्चर की जो हीलिंग है वो डिलेड हो जाएगी। ये थी विटामिन सी की मेन डिजीज स्कर्वी के साइन एंड सिम्टम। तो इसकी जो रिकमेंडेड डाइट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे वाटर सोल्यूबल विटामिन, कंप्लीट लेक्चर ऑन वाटर सोल्यूबल विटामिन, बी कम्प्लेक्स एंड नॉन बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स के तमाम विटामिन थे और जो नॉन कम्प्लेक्स विटामिन था वो था विटामिन सी, ये लास्ट वाला था विटामिन सी।